द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में हुई एक बहुत बड़ी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की। इस ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी जानकारी हमारे स्रोत दस्तावेजों पर आधारित है। और आज हमारी चर्चा का जो केंद्रीय सवाल है वो यही है, क्या वेनेजुएला में अमेरिका का ये दखल, जैसा कि दावा किया जा रहा है, ड्रग्स और नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक जरूरी और सही कदम था, या फिर ये एक आज़ाद देश पर मतलब एक सीधा सीधा हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है? और मैं ये साबित करूंगा कि ये कार्रवाई वेनेजुएला की संप्रभुता पर एक गैर कानूनी हमला है, जिसके पीछे की नीयत साफ कहूं तो बिल्कुल साफ नहीं है। और मेरा मानना है कि ये ऑपरेशन वेनेजुएला में स्थिरता लाने और एक तरह से क्रिमिनल सरकार को हटाने के लिए एक कामयाब और बेहद जरूरी कदम था। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से इस कार्रवाई को एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, निकोलस मादुरो को पकड़ना, और वो मकसद पूरा हुआ। और अमेरिका का जो आधिकारिक बयान है वो भी तो यही कहता है ना कि ये ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ एक टारगेटेड ऑपरेशन था। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर नार्को टेररिज्म जैसे बेहद संगीन इल्जाम है। अब उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहां उन्हें अमेरिकी कानून का सामना करना होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये ऑपरेशन वेनेजुएला को एक सुरक्षित ट्रांजिशन का मौका देता है। और जब वो ये कहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के तेल उद्योग को सुधारने में मदद करेंगी, तो ये देश के पुनर्निर्माण में मदद करने का एक सकारात्मक इरादा दिखाता है। मुझे आपकी बात से साफ कहूं तो सख्त ऐतराज है। इसे बड़ी कामयाबी कहना सच पर पर्दा डालने जैसा है। ये तो सिर्फ एक पक्ष की कहानी है। वेनेजुएला की सरकार इसे कड़ा सैन्य आक्रमण कह रही है, और वो इस मामले में अकेले नहीं है। रूस, ईरान, क्यूबा, यहां तक कि पड़ोसी देश कोलंबिया तक ने इसकी निंदा की है। वो सब इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मान रहे हैं। इस तरह की एक तरफा कार्रवाई दुनिया के नियमों और किसी भी देश की आज़ादी के सिद्धांत को कमजोर करती है। और अमेरिका की नीयत पर तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये वाकई ड्रग्स का मामला है, या फिर वेनेजुएला के खरबों डॉलर के तेल भंडार पर कब्जा करने का एक बहाना? राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिकी कंपनियों द्वारा तेल उद्योग को सुधारने का जिक्र इस शक को और भी गहरा करता है। ये कार्रवाई वेनेजुएला में स्थिरता नहीं लाएगी, बल्कि भयानक राजनीतिक उथल-पुथल मचाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो अब खड़ा हुआ है, देश कौन चलाएगा? आपने एक पावर वैक्यूम बना दिया है, जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आप इसे सैन्य आक्रमण कह रहे हैं, और मैं इसी शब्द को चुनौती देना चाहती हूँ। देखिए, एक पारंपरिक हमले में एक देश दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ये वैसा नहीं था। यह एक सटीक, इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेशन था, जिसका एक ही टारगेट था, एक ऐसा शख्स जो नार्को टेररिज्म में शामिल था। अमेरिकी खुफिया जानकारी साफ बताती है कि मादुरो का शासन ड्रग्स की तस्करी का एक बड़ा। एक मिनट रुकिए, आप इसे पुलिस कार्रवाई कह रही हैं? जब एक देश की राजधानी के ऊपर लड़ाकू विमान उड़ रहे हों और जगह जगह जोरदार धमाके हो रहे हों, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, तो उसे पुलिस कार्रवाई कैसे कहा जा सकता है? ये तो सरासर सैन्य हमला है। आप किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए उसकी राजधानी पर हवाई हमले नहीं कर सकते और फिर उसे एक छोटा मोटा ऑपरेशन कहकर टाल नहीं सकते। ये आक्रमण की परिभाषा में पूरी तरह से फिट बैठता है। जब आप किसी देश की हवाई सीमा का उल्लंघन करते हैं, अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और उसके नेता को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं, तो उसे आक्रमण ही कहते हैं, चाहे आप उसे कितना भी सुंदर नाम देने की कोशिश करें। ठीक है, मैं मानती हूं कि इसमें सैन्य बल का प्रयोग हुआ, लेकिन संदर्भ देखिए। हम एक ऐसे शासन की बात कर रहे हैं जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर आरोप हैं। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं और एक नेता अपने देश को एक नार्को स्टेट में बदल दे, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, खासकर पड़ोसी देशों की, एक जिम्मेदारी बनती है। कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसे असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है, मैं मानती हूं, लेकिन मादुरो के राज्य में वेनेजुएला की जो हालत थी वो भी तो कोई आदर्श नहीं थी। और हमारी असहमति की जड़ यही है।
आप जिसे असाधारण कदम कह रही हैं, मैं उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांत पर एक बहुत ही खतरनाक हमला मानता हूं। किसी भी देश को, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे आज़ाद देश में घुसकर उसके चुने हुए नेता को गिरफ्तार कर ले। ये तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उनके सीधे सीधे खिलाफ है। जैसा हमने देखा, दुनिया के कई देश इसे तख्ता पलट मान रहे हैं। ये एक ऐसी मिसाल कायम करता है जो बेहद खतरनाक है। अगर आज अमेरिका वेनेजुएला के साथ ऐसा कर सकता है, तो कल कोई और देश अपने पड़ोसी के साथ ऐसा ही करने के लिए इसे बहाना बना सकता है। इससे तो पूरी वैश्विक व्यवस्था ही ढह जाएगी। और ये हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि वेनेजुएला की सरकार मादुरो के जिंदा होने का सबूत मांग रही है। ये पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। मैं आपकी संप्रभुता वाली दलील की इज्जत करती हूँ, लेकिन ये सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर तो नहीं हो सकता है ना, खासकर तब जब कोई सरकार अपने ही लोगों और पड़ोसियों के लिए खुला खतरा बन जाए। मानव अधिकारों का हनन, नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देना, इन चीज़ों को आप संप्रभुता के आड़ में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरे देश के मामले में दखल न देने का सिद्धांत तब लागू नहीं होता जब एक सरकार खुद एक क्रिमिनल गैंग की तरह काम करने लगे। मादुरो पर लगे आरोप कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन क्या ये हस्तक्षेप वाकई नियंत्रित है और इसके नतीजे क्या होंगे? आपने बड़े सकारात्मक अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति के पुनर्निर्माण वाले बयान का जिक्र किया, लेकिन मुझे इस पर गहरा शक है। अमेरिकी कंपनियों द्वारा तेल उद्योग को सुधारने की बात सीधे सीधे आर्थिक फायदों की तरफ इशारा करती है। ये वेनेजुएला के संसाधनों पर बाहरी कब्जा करने जैसा लगता है, ना कि किसी की मदद करने जैसा। ये तो पुनर्निर्माण के नाम पर आर्थिक साम्राज्यवाद का क्लासिक उदाहरण है। इतिहास गवाह है, इस तरह के विदेशी हस्तक्षेप का अंजाम उस देश के लिए और भी बुरा होता है जिसकी मदद करने का दावा किया जाता है। ये मदद नहीं, ये कब्जे की तैयारी है। आप इसे एक नज़रिए से देख रहे हैं, मैं आपको दूसरा नज़रिया देती हूँ। वेनेजुएला का तेल उद्योग, जो उस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मादुरो के गलत मैनेजमेंट की वजह से तबाह हो गया था। अमेरिकी टेक्नोलॉजी और निवेश उसे फिर से जिंदा कर सकते हैं। इससे वेनेजुएला के लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी, देश की कमाई बढ़ेगी। ये एक बेहतर और स्थिर भविष्य की तरफ एक कदम हो सकता है। ये मदद की पेशकश है, कब्जे की नहीं। अमेरिका वेनेजुएला को एक असफल राष्ट्र बनने से रोकने में मदद कर रहा है, जिसका फायदा पूरे इलाके को होगा। ये दलील सुनने में अच्छी लगती है, पर असलियत से कोसों दूर है। तेल उद्योग को कौन चलाएगा, ये फैसला वेनेजुएला के लोगों को करना चाहिए, किसी बाहरी ताकत को नहीं। और आपने स्थिरता की बात की, लेकिन इस कार्रवाई ने तो अस्थिरता की आग में घी डालने का काम किया है। हमारे स्रोत खुद ये सवाल उठा रहे हैं, मादुरो गए तो अब देश कौन चलाएगा? ठीक है, मान लिया आपने एक तानाशाह को हटा दिया, पर उसकी जगह आपने क्या दिया? एक ऐसा शून्य जिसे भरने के लिए कई गुट आपस में लड़ेंगे। इससे तो गृह युद्ध तक छिड़ सकता है। क्या यह स्थिरता है? ये मामला इतना संगीन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस पर इमरजेंसी मीटिंग कर सकती है। ये खुद बताता है कि दुनिया इसे एक बड़े संकट के तौर पर देख रही है, न कि किसी सफल ट्रांजिशन के तौर पर। मैं मानती हूं कि ट्रांजिशन का दौर मुश्किल होगा। सत्ता का हस्तांतरण कभी भी आसान नहीं होता, खासकर एक तानाशाही के बाद। लेकिन एक अपराधी को सत्ता में बने रहने देना कोई विकल्प नहीं था। मादुरो को हटाना एक जरूरी पहला कदम था। अब वेनेजुएला के लोगों के पास मौका है कि वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए अपना भविष्य तय करें। हाँ, इसमें जोखिम है, लेकिन मादुरो के रहते हुए तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। ये एक सर्जरी की तरह है, जिसमें दर्द तो होता है, लेकिन वो बीमारी को खत्म करने के लिए जरूरी है। लेकिन ये सर्जरी तो मरीज की मर्जी के बिना की जा रही है, और इस बात की क्या गारंटी है कि ये सर्जरी सफल होगी? ज्यादा संभावना तो इस बात की है कि मरीज कोमा में चला जाए। आपने एक नियंत्रित समस्या को एक अनियंत्रित तबाही में बदल दिया है। पहले एक तानाशाह था, और अब शायद दर्जनों वॉरलॉर्ड्स होंगे जो तेल के कुओं पर कब्जे के लिए लड़ेंगे। आप इसे वेनेजुएला के लोगों के हाथ में भविष्य सौंपना कह रही हैं, लेकिन असल में आपने उनका भविष्य अमेरिकन कंपनियों और जियोपॉलिटिकल हितों के हाथ में दे दिया है। ये मदद नहीं, ये एक खतरनाक जुआ है जो आपने वेनेजुएला के भविष्य के साथ खेला है। आज की बातचीत से ये तो साफ है कि यह एक बहुत ही पेचीदा मामला है। मेरा अब भी यही मानना है कि ये कार्रवाई भले ही विवादित हो,
एक दमनकारी और आपराधिक सरकार को खत्म करने के लिए एक जरूरी कदम थी। इसने वेनेजुएला के लोगों के लिए एक नए और बेहतर भविष्य का रास्ता खोला है, जो सालों से आर्थिक बदहाली और राजनीतिक जुल्म सह रहे थे। वहीं मेरा मानना है कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों पर एक खतरनाक हमला है। इसके पीछे की नीयत मानवीय नहीं, बल्कि साफ तौर पर आर्थिक लाभ से जुड़ी लगती है। ये वेनेजुएला को फौरी तौर पर स्थिरता देने के बजाय उसे और भी गहरे संकट और एक ऐसी अस्थिरता में धकेल सकता है जिसके नतीजे न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका के लिए भयानक हो सकते हैं। आखिर में इस सैन्य दखल की वैधता, इसके पीछे की असली मंशा और वेनेजुएला के भविष्य पर इसके असर को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं। बिल्कुल, दोनों तरफ के तर्कों में वजन है और ये साफ है कि इस एक घटना को कई अलग-अलग और एक दूसरे के विरोधी नजरियों से देखा जा सकता है। हमारे स्रोत दस्तावेजों में और भी बहुत कुछ है जो इस मामले पर ज्यादा रोशनी डाल सकता है।